बिहार का वो रंगबाज जिससे खौफ खाता था सिवान, जिसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। लालू भी जिससे दबते थे और छोटा भाई कहते थे। उस रंगबाज के जुल्म की रुला देने वाली सच्ची कहानियां, एक कॉलेज स्टूडेंट के बाहुबली और फिर राजनीति के महाबली बनने की कहानी, शहाबुद्दीन के पैदा होने से लेकर कब्र में दफन हो जाने तक का खौफनाक सच देखिए। बिहार में अपराध की दुनिया का वो खौफ जिसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं खड़कता था। आम तो आम इंसान जिसके नाम पर सीवान जिले के पूरे प्रदेश के पुलिस प्रशासन के हाथ पैर भी कांपने लगते थे। वो खुद जमींदार था और बाकी के जमींदारों का मसीहा था। वो जमींदारों को संरक्षण देते देते कैसे सीवान का माफिया बना और फिर बिहार की राजनीति की धुरी। कम्युनिस्टों से उसका 36 का आंकड़ा था और वो उनसे लड़ने का लालू का सबसे अचूक हथियार। इसीलिए वो शायद लालू का सबसे खास था, इतना खास कि वो जो चाहे कर सकता था। सिवान में उसकी अपनी सत्ता थी और वो सिवान को अपनी सल्तनत समझता था। जब भी बिहार में सत्ता में लालू राबड़ी का प्रभाव रहा, इस खौफनाक अपराधी की बिहार में तूती बोलती रही। जब वो जेल में भी होता था तो वहीं से अपना साम्राज्य चलाता था, वो भी बेखौफ। एक वक्त था कि बिहार में लालू से टकराने की किसी में हिम्मत नहीं थी। वो तब भी लालू को धमका दिया करता था। लालू उसे छोटा भाई मानते थे और उसने भी कभी लालू से बेवफाई नहीं की। लेकिन उसके गुनाह कुछ ऐसे थे जिन्हें अल्लाह भी माफ नहीं कर सकता। कोरोना उस पर वक्त के इंसाफ की तरह नाजिल हुआ और लील गया। आज वो खामोश दिल्ली के गुमनाम कब्र में सो रहा है, लेकिन उसके गुनाहों की फहरिस्त ऐसी है कि आज भी सिवान में लोग उसका जिक्र कर सिहर उठते हैं। खुद को गुनाहों का देवता समझने वाले उस शख्स का नाम सैयद शहाबुद्दीन है। यूं तो एक बाहुबली से राजनेता बनने का मोहम्मद शहाबुद्दीन का सफर बड़ा ही दिलचस्प रहा है। बिहार में कभी अपराध का बड़ा नाम रहे शहाबुद्दीन का जन्म 10 मई 1967 को सिवान जिले के प्रतापपुर गांव में हुआ था। सिवान से 4 बार सांसद और 2 बार विधायक रहे शहाबुद्दीन ने कॉलेज के दौरान अपराध की दुनिया का दामन थाम लिया था। 1980 में डीएवी कॉलेज से राजनीति में कदम रखने वाले इस नेता ने माकपा और भाकपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। कहने को तो शहाबुद्दीन ने एमए और पीएचडी तक की डिग्री हासिल कर रखी थी, लेकिन सिर्फ अपराध का ही एक ऐसा क्षेत्र रहा जिसमें इसके जीते जी बिहार में शायद ही कोई इसे कभी टक्कर दे पाया। बिहार की राजनीति में इसका राजनीतिक रसूख किस कदर हावी था कि लालू जैसी शख्सियत सीएम रहने के दौरान भी कभी शहाबुद्दीन पर नजर टेढ़ी नहीं कर पाई। वजह थी शहाबुद्दीन का कद, और उस वक्त बिहार में लालू की विरोधी सबसे बड़ी ताकत भाकपा माले। भाकपा माले के साथ उनका तीखा टकराव रहा। सिवान में 2 ही राजनीतिक धुरियां थीं, एक शहाबुद्दीन और दूसरा भाकपा माले। 1993 से 2001 के बीच सिवान में भाकपा माले के 18 समर्थक और कार्यकर्ताओं को अपनी जान गंवानी पड़ी। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष चंद्रशेखर और वरिष्ठ नेता श्याम नारायण भी इसमें शामिल थे। लेकिन ये सिलसिला यहीं तक नहीं था, बल्कि बेवक्त मौत देने के कई और मामले भी शहाबुद्दीन के सिर हैं और मौत से पहले तक वो इन्हीं हत्याओं की सजा भुगत रहे थे। भाकपा माले के कद्दावर युवा नेता चंद्रशेखर की हत्या का मामला काफी चर्चा में रहा था। बिहार से लेकर दिल्ली तक इस मामले ने काफी तूल पकड़ा था और मामले की जांच सीबीआई को चली गई थी। लेकिन शहाबुद्दीन पर यह कोई पहला केस नहीं था। बात सन 1986 की है। सिवान में शहाबुद्दीन के खिलाफ पहला आपराधिक केस दर्ज हुआ था। इसके बाद तो सिवान के हुसैनगंज थाने को शहाबुद्दीन की हिस्ट्री शीट खोलनी पड़ी और वो ए ग्रेड का हिस्ट्री शीटर घोषित कर दिया गया। उम्र के साथ साथ उसके अपराध का ग्राफ भी बढ़ता गया और धीरे धीरे वो सिवान का घोषित बादशाह बन बैठा। वो एक ऐसा दौर था जब पुलिस की भी उसके गिरेबान पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं होती थी। सिवान में राजनीति हो या अपराध, वहां सिर्फ शहाबुद्दीन का ही दरबार और कारोबार चलता था। जिसने भी गलती से सिर उठाने की जुर्रत की, उसका अंजाम खौफनाक होता था। एक से एक धाकड़ आईपीएस की भी उसके सामने कोई हैसियत नहीं होती थी। ऐसा ही एक सन्नाम मामला 1996 का है। 1996 में लोकसभा चुनाव के दिन ही एक बूथ पर गड़बड़ी फैलाने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार करने निकले तत्कालीन एसपी एसके सिंघल पर गोलियां चलाई गईं। आरोप था कि खुद शहाबुद्दीन ने गोलियां दागी और सिंघल को जान बचाकर भागना पड़ा। हालांकि इस कांड में बाद में शहाबुद्दीन को 10 साल की सजा भुगतनी पड़ी। इस शख्स के माफिया डॉन से
राजनेता बनने की कहानी भी बड़ी फिल्मी है। शुरुआत तब होती है जब जीरादेई विधानसभा में आने वाले प्रतापपुर के रहने वाले शहाबुद्दीन को तब के विधायक डॉक्टर कैप्टन त्रिभुवन नारायण सिंह से एक मामले में पैरवी करवानी थी। त्रिभुवन नारायण 1985 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बने थे। त्रिभुवन नारायण सिंह ने यह कहते हुए कि मैं बदमाशों और अपराधियों की पैरवी नहीं करूंगा, शहाबुद्दीन की मदद से इनकार कर दिया। ये बात शहाबुद्दीन को चुभ गई। तब शहाबुद्दीन को जेल जाना पड़ा था। इसके बाद 1990 में शहाबुद्दीन ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और कैप्टन त्रिभुवन नारायण सिंह को हरा दिया। इस चुनाव में जीत के लिए शहाबुद्दीन ने वो सभी हथकंडे अपनाए थे। 5 साल विधायक रहने के दौरान शहाबुद्दीन लालू प्रसाद यादव के नजदीक आ गए। लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर शहाबुद्दीन ने मुस्लिम यादव वोटरों पर पकड़ बनाई, जिसकी बदौलत 1991 के लोकसभा चुनाव में जनता दल को बड़ी जीत हासिल हुई। 1995 के विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद की पार्टी जनता दल के टिकट पर जीरादेई से शहाबुद्दीन दूसरी बार मैदान में उतरे और लगातार दूसरी बार विधायक बने। 1 साल बाद ही 1996 में लोकसभा का चुनाव हुआ। राजद ने शहाबुद्दीन को सीवान से टिकट दे दिया और वो जीतकर लोकसभा पहुंच गए। एक वक्त सैयद मोहम्मद शहाबुद्दीन अपने समर्थकों और विरोधियों के बीच रॉबिन हुड के रूप में जाने जाते थे। तब सीवान में कानून का राज नहीं बल्कि शहाबुद्दीन का शासन चलता था। आपको शहाबुद्दीन की रंगबाजी का एक उदाहरण बताते हैं। 15 मार्च 2001 में ही पुलिस जब राजद के एक नेता के खिलाफ एक वारंट पर गिरफ्तारी करने दरोगा राय कॉलेज पहुंची तो शहाबुद्दीन ने पुलिस अधिकारी संजीव कुमार को ही थप्पड़ मार दिया था। उनके सहयोगियों ने पुलिस वालों की जमकर पिटाई कर दी थी। इसके बाद बिहार पुलिस ने शहाबुद्दीन पर कार्रवाई की कोशिश में उनके प्रतापपुर वाले घर पर छापेमारी की, लेकिन अंजाम बेहद ही खतरनाक रहा था। शहाबुद्दीन समर्थक और पुलिस के बीच करीब 3 घंटे तक दोनों तरफ से गोलाबारी हुई और 8 बेकसूर ग्रामीण मारे गए थे। पुलिस की बड़ी किरकिरी हुई और उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा था। उस घटना ने शहाबुद्दीन को बिहार के बाहर निकालकर पूरे देश में कुख्यात कर दिया और उसकी पहचान एक राजनेता से कहीं ज्यादा एक खूंखार बाहुबली के रूप में होने लगी। मोहम्मद शहाबुद्दीन को लंबे समय तक राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद का राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा। हालांकि 2003 में बीपी ओझा ने डीजीपी बनने के बाद शहाबुद्दीन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। उन्होंने शहाबुद्दीन के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर सभी पुराने मामले फिर से खोल दिए। एक मामले में शहाबुद्दीन के खिलाफ वारंट जारी हुआ और उन्हें अदालत में आत्मसमर्पण करना पड़ा। शहाबुद्दीन के आत्मसमर्पण करते ही सूबे की सियासत गर्मा गई। लालू से शहाबुद्दीन नाराज हो गए। शहाबुद्दीन ने नाराजगी का इजहार करते हुए मीडिया के सामने बयान दे दिया कि उन्होंने राजद से नाता तोड़ लिया। नतीजतन लालू को सीवान सदर अस्पताल में भर्ती के दौरान शहाबुद्दीन से मुलाकात करनी पड़ी। बहरहाल मान मनव्वल कर लालू ने शहाबुद्दीन को मैनेज कर लिया। 1990 से लेकर 2005 तक राजद की सरकार में शहाबुद्दीन के रिश्ते लालू से बनते बिगड़ते जरूर रहे, लेकिन शहाबुद्दीन ने कभी पार्टी नहीं छोड़ी। 16 मार्च 2001 को प्रतापपुर कांड के दौरान भी शहाबुद्दीन लालू से नाराज हो गए थे। इस मौके को भुनाने की कोशिश में भाजपा के एक बड़े नेता ने बयान दे दिया कि सांसद के घर पर हमला नहीं बल्कि लोकतंत्र पर हमला है। उसके बाद लालू 7 दिन के भीतर ही शहाबुद्दीन के गांव पहुंच गए और तत्काल प्रभाव से सिवान के एसपी बच्चू सिंह मीणा और डीएम रशीद अहमद खान का तबादला कर दिया। अब आपको बताते हैं शहाबुद्दीन की वो करतूत जिससे न सिर्फ बिहार बल्कि दिल्ली भी हिल गया था। भाकपा माले चंद्रशेखर की हत्या। सिवान में ही जन्मे चंद्रशेखर प्रसाद एक आर्मी मैन के बेटे थे। वो खुद भी एनडीए के लिए चयनित हुए, लेकिन सोशल एक्टिविस्ट बनने की चाहत में एनडीए की नौकरी छोड़ दी और सीपीआई से जुड़ गए। बाद में उन्होंने भाकपा माले ज्वाइन कर ली। 1995 और 96 में वो जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे। 1996 में चंद्रशेखर वापस अपने जिले सिवान लौट आए और यहाँ भाकपा माले को मजबूत करने में जुट गए। बस यही बात शहाबुद्दीन को खटक गई। चंद्रशेखर के नेतृत्व में लोग भाकपा माले में शामिल होने लगे। उनके मुद्दे और भाषा शैली का प्रभाव ऐसा था कि गरीब तबका उन्हें मसीहा मानने लगा था। जमींदारों के लिए वो सबसे बड़ी टेंशन बन चुके थे। चूंकि शहाबुद्दीन एक तो खुद जमींदार थे, दूसरे वो जमींदारों के रहनुमा भी हुआ करते थे, लिहाजा चंद्रशेखर का उनसे टकराव होने लगा। 31 मार्च 1997 को सीवान में जेपी चौक पर एक रैली के दौरान चंद्रशेखर और उनके 2 साथियों श्याम नारायण यादव और भुट्टी मियां की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सिवान के लोग यही मानते हैं कि यह हत्या बाहुबली शहाबुद्दीन के इशारे पर उनके गुर्गों ने की थी।
हालांकि इस मामले में 4 लोगों को आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है, लेकिन शहाबुद्दीन की भूमिका पर सीबीआई जांच आज भी अधूरी है। अब आपको सीवान के उस खौफनाक हत्याकांड के बारे में बताते हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। आज भी उस घटना को याद कर सीवान की धरती कांप उठती है। यह मामला चंदा बाबू के 3 जवान बेटों की निर्मम हत्या से जुड़ा है। सीवान का चंदा बाबू कांड मानवीय इतिहास की क्रूरतम घटनाओं में दर्ज है। 2004 अगस्त में चंदा बाबू किसी काम के सिलसिले में सीवान से पटना गए हुए थे। उसी दौरान शहाबुद्दीन के गुर्गे रंगदारी वसूलने चंदा बाबू की दुकान पर पहुंच गए। उनकी सीवान में 2 दुकानें थीं। चंदा बाबू के बेटों में से एक सतीश ट्रक से डालडा उतरवा रहा था। गले में 2.5 लाख रुपए पड़े थे। शहाबुद्दीन के गुंडे सारे पैसे छीनने की कोशिश करने लगे, जबकि वो कुछ रुपए देने को तैयार थे। जब सतीश ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। छोटा भाई राजीव ने अपने भाई को बचाने की कोशिश की। उसी दौरान तीसरा भाई गिरीश भी दूसरी दुकान से आ गया। शहाबुद्दीन के गुंडों ने तीनों भाइयों को पकड़ लिया और साथ ले गए। राजीव को खंबे से बांध दिया और दोनों भाइयों की एसिड से नहलाकर हत्या कर दी गई। इस घटना ने सीवान को हिलाकर रख दिया, लेकिन चंदू बाबू को शहाबुद्दीन के खिलाफ एक अदद एफआईआर दर्ज कराने के लिए चप्पलें घिसनी और दर-दर की ठोकरें खानी पड़ी। काफी मशक्कत के बाद एफआईआर दर्ज हुई और लंबी कानूनी लड़ाई के बाद शहाबुद्दीन को इस मामले में उम्र कैद की सजा मिली। लेकिन इस मामले में चंदू बाबू को अपने तीसरे बेटे की भी बलि चढ़ानी पड़ी। हत्याकांड के अकेले चश्मदीद गवाह की भी सीवान में गोली मारकर हत्या कर दी गई। गवाह की हत्या के बाद तब शहाबुद्दीन को जमानत मिल गई थी, लेकिन फाइनली सुप्रीम कोर्ट से उसे सजा हुई। 2007 में एक मामले में सुनाई गई उम्र कैद की सजा के बाद शहाबुद्दीन के राजनीतिक वर्चस्व पर ब्रेक लग गया। शहाबुद्दीन की राजनीति पर ब्रेक लगाने वाला ये संगीन मामला छोटे शुक्ला मर्डर था। उस वक्त छोटे शुक्ला बड़े वामपंथी नेताओं में शुमार थे। शहाबुद्दीन ने फरवरी 1999 में शुक्ला का अपहरण कर हत्या करवा दी। शुक्ला मर्डर केस में शहाबुद्दीन को दोषी पाया गया और 2007 में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसके बाद शहाबुद्दीन को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया गया। हालांकि राजनीति में अपनी धमक बनाए रखने के लिए शहाबुद्दीन ने अपनी बीवी हिना शहाब को 2 बार 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव में उतारा, लेकिन वो दोनों बार हार गईं। तिहाड़ में बंद रहे शहाबुद्दीन के कारण मौत के मुंह में समाये लोगों को असली न्याय शायद कोरोना के हाथों ही लिखा था। कोरोना के चलते शहाबुद्दीन की मौत हुई और वो अब दिल्ली की लाखों गुमनाम कब्रों में से एक में समा चुके हैं। लेकिन वो अपने पीछे अपराध के राजनीतिकरण और विरोधियों के सर्वनाश की जो क्रूर कथाएं लिख गए हैं, वो शायद 100 सालों तक भी जिंदा रहेंगी।